अस्सलामुअलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डिडक्टिबल अलाउंसेस का। डिडक्टिबल अलाउंसेस को थोड़ा सा ज़रा रीकैप कर लेते हैं। डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या होते हैं? डिडक्टिबल अलाउंसेस आर डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम। ये वो डिडक्शंस हैं जो टोटल इनकम में से डिडक्ट हो रहा है। ये किसी हेड ऑफ इनकम में से डिडक्ट नहीं हो रहे, ये सैलरी में से नहीं हो रहे, कैपिटल गेन में से नहीं हो रहे, बिजनेस इनकम में से नहीं हो रहे। उन सारे हेड की जब इनकम को टोटल कर लेंगे उसके बाद जो डिडक्शंस लेस होंगी वो हैं ये डिडक्टिबल अलाउंसेस, यानी कि ये टोटल इनकम में से लेस होंगे। सही है, ये लेस होंगे तो टैक्सीबल इनकम आएगी। डिडक्टिबल अलाउंसेस कितने हैं? मेन चार हैं। नंबर 1 ज़कात, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। वो ज़कात नहीं है जो हम रिलेटिव्स को पे कर रहे हैं, अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, जो कि किधर जाती है? सेंट्रल ज़कात फंड में जो गवर्नमेंट का होता है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, फिर हमने ये भी देखा कि ये सेंट्रल ज़कात फंड में पैसा कैसे जाता है। हमने कहा सेंट्रल ज़कात फंड में या तो कोई खुद से सेंट्रल ज़कात फंड में पैसे डाल दे भाई जाके, बहुत शौक है तो, या डिविडेंड के ऊपर डिडक्शन हो जाएगी उसकी तो सेंट्रल ज़कात फंड में जाएगा, या प्रॉफिट ऑन डेट पे डिडक्शन होगी तो सेंट्रल ज़कात फंड में जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन डेट वाली डिडक्शन है वो भी यहाँ से लेस नहीं होगी। डिविडेंड के ऊपर जो ज़कात की डिडक्शन हुई वो लेस होगी। और मैंने बताया था पहली रमज़ान को भी बैंक ज़कात काटता है, वो प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर नहीं, प्रॉफिट ऑन डेट वाली तो अलग है, वो सेविंग अकाउंट का जो बैलेंस होता है उस पर काटता है ज़कात। ठीक है, वो भी डिडक्शन अलाउ होती है। सही है, अगर एग्जाम में कुछ ना लिखा हो तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये ज़कात है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। फिर दूसरी थी हमारे पास WWF और WPPF, जिसका मुख्तसरन हमने ये देखा कि WWF WPPF का जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो डिडक्टिबल अलाउंस ट्रीट हो जाएगा। सिंपल। फिर हमने देखा एजुकेशन एक्सपेंसेस पर मिलेगा डिडक्टिबल अलाउंसेस। एजुकेशन एक्सपेंसेस पर डिडक्टिबल अलाउंस किसको मिलेगा? हमने कहा इंडिविजुअल को मिलेगा। किस पर मिलेगा? टोटल ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल। लेकिन सर कब? जब उसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो। कौन सी वाली टैक्सेबल इनकम? ये डिडक्टिबल अलाउंस लेस करने से जस्ट पहले वाली 1.5 मिलियन से कम हो तो ये डिडक्टिबल अलाउंस मिलेगा। हमने कहा सर इसकी लिमिट कितनी है? हमने कहा इसकी 3 लिमिट्स हैं, लोअर अप्लाई हो जाएगी। लोअर ऑफ 3 इसकी लिमिट क्या है? लोअर ऑफ 3। नंबर 1 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी पेड। 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी पेड। 4 बच्चे, 10,000 रुपये की फीस है, 4 × 10 × 12 × 5%। सिंपल था, कल हमने देख भी लिया। फिर दूसरी लिमिट क्या थी? इसको 1 मिनट के लिए रोको, थर्ड वाली पे आ जाओ। 60,000 इंटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन। 4 बच्चे हैं तो 60,000 इंटू 4 हो गया। फिर सेंटर वाली लिमिट क्या थी? 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये कौन सी वाली टैक्सेबल इनकम थी? ये फाइनल वाली टैक्सेबल इनकम। और फाइनल वाली टैक्सेबल इनकम को निकालने का तरीका क्या था? हमने कहा जो फाइनल फिगर से जो पहले वाली फिगर आई हुई है उसको डिवाइड करो 125 से, मल्टीप्लाई करो 25 से। इसको डिटेल बातें कल हमने कर ली थी, याद आती हैं बातें आपको? अच्छा, फिर एक पैराग्राफ इसका रह गया था, एक रह गया था। ये तो हमने डिस्कस कर लिया था कि डिडक्टिबल अलाउंस आइदर ऑफ द पेरेंट्स को मिलेगा, ये बात हो गई थी। आखिरी वाला जुमला है मासूम सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, क्योंकि अभी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें समझी नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, अगर नहीं आई समझ में तो सैलरी के बाद फिर समझा दूंगा इसको। कौन सा? ये तो हर जगह सेम लिखा हुआ है ना बेटा, मतलब जीरो नहीं होगी। ये एजुकेशन अलाउंस इतना नहीं बढ़ेगा कि नेगेटिव फिगर आ जाए। कल तो इस पर डिटेल बात हुई है, क्योंकि ये खुद किस पर बेस कर रहा है? टैक्सेबल इनकम की लिमिट पे बेस कर रहा है। तो ये कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ सकता कि ये फिगर टैक्सेबल इनकम को नेगेटिव में ले आए। ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। कल इस पर बात हुई थी हमारी, ठीक है। अच्छा, फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, डिडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर पर्पज ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ भाई हम पढ़ रहे हैं डिडक्टिबल अलाउंस ऑन
फ्रॉम एजुकेशन एक्सपेंसेस का लास्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी छोटी सी एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पर मिस्टर अनस है और मिस्टर अनस की सैलरी है साल के 12 लाख, ठीक है, साल की 12 लाख सैलरी अज्यूम कर रहा हूँ मैं, और मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि उसकी साल के 12 लाख रुपए के ऊपर ये जो सैलरी है उसके ऊपर टैक्स बनता है 12,000। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 11,88,000 रुपये इसको पूरे साल में मिलेंगे, ऐसा है? या मैं यूं भी कह सकता हूं कि सर एवरी मंथ कुछ ऐसा होगा एवरी मंथ उसकी जो ग्रॉस सैलरी है वो तो है लाख रुपए, लेकिन उसमें से उसका एम्प्लॉयर टैक्स काट लेगा, कितना? 1,000, और उसको कितने पैसे दे देगा? 99,000। क्या एम्प्लॉयर को पता है कि इसके एम्प्लॉई ने कोई ज़कात पे की है अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस? नहीं पता। क्या एम्प्लॉयर को पता है कि एम्प्लॉई ने एजुकेशन एक्सपेंसेस पे किए हैं? अगर ज़कात पे की होगी या एजुकेशन एक्सपेंसेस पे किए होंगे तो क्या इसकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख से कम हो जाएगी? हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अज्यूम करो ये तो इसकी सैलरी है, लेकिन इसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होने चाहिए थे। क्या लेस होने चाहिए थे? ज़कात लेस होनी चाहिए थी, मिसाल के तौर पर 50,000 की मिसाल ले रहा हूँ, और एजुकेशन एक्सपेंसेस लेस होने चाहिए थे। एजुकेशन एक्सपेंस वाला डिडक्टेबल अलाउंस, एजुकेशन एक्सपेंस नहीं, एजुकेशन एक्सपेंस वाला जो कैलकुलेट हुआ लिमिट शिमिट लगा के, वो बनना चाहिए 5,000। मिसाल के तौर पर ये दोनों अलाउंसेस लेस होने चाहिए थे। अच्छा, अगर ये दो अलाउंसेस लेस होते तो 12 लाख में से ये दो लेस होते तो कितने बच जाते? 11,45 बच जाते। तो उसूलन एम्प्लॉयर को टैक्स किस पर लगाना चाहिए था, लेकिन एम्प्लॉयर ने तो किस पर लगा दिया? क्या एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई के डिडक्टेबल अलाउंसेस का पता होगा? लॉजिकली स्पीकिंग नहीं होगा। तो लॉ ये कहता है कि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को अपने डिडक्टेबल अलाउंसेस बताएगा। इसको चाहिए कि ये एम्प्लॉयर को बताए कि ए मेरे प्यारे एम्प्लॉयर, तुमने मेरी 12 लाख रुपए की सैलरी पर 12,000 का टैक्स बना दिया, ये मेरा डिडक्टेबल अलाउंस बनता है, तो ये तुम 12 लाख में से लेस करो। अब कितने बच गए? 11,50। अब 11,50 के ऊपर मिसाल के तौर पर टैक्स बनता है 11,000 रुपये। आप मेरा 11,000 रुपये टैक्स काटो पूरे साल, 12 ना काटो। क्या ये बात समझ आ रही है? जज़ाकल्लाह, ठीक हो गई बात। क्योंकि जब तक एम्प्लॉई नहीं बताएगा, एम्प्लॉयर उसको अपनी वर्किंग में शामिल नहीं करेगा। लेकिन लॉ क्या कह रहा है? लॉ ये कह रहा है कि एम्प्लॉई की जिम्मेदारी तो है कि बताना। तो हमने एम्प्लॉय को बोला भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम एम्प्लॉयर को बताओ तो तुम्हारा टैक्स वो कम काटेगा। एम्प्लॉय ने बोला अच्छा। एम्प्लॉय गया एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर को कहा भाई मेरी ज़कात है डिडक्टेबल अलाउंस, ये तुमने लेस नहीं की, या प्लीज़ लेस कर दो। एम्प्लॉयर बोलेगा प्रूफ दिखाओ तुमने ज़कात पे की है, प्रूफ दिखाओ कि तुमने सेंट्रल ज़कात फंड में ज़कात पे की है, तो सर्टिफिकेट मिल जाता है इसको, बता देगा। फिर एम्प्लॉय बोलेगा भाई मैंने एजुकेशन एक्सपेंसेस भी पे किए हैं और मेरा एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस कितना बन रहा है? 5,000, वो भी इसमें से लेस करो। एम्प्लॉयर कहेगा कि मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस कंसिडर नहीं करूंगा। क्यों के ऊपर मैं आता हूं, पहले समझ लो फिर क्यों पे आता हूं।
मैं डिडक्टेबल अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए ये वाला, मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, एम्प्लॉयर कहेगा मैं टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस, ये वाला डिडक्टेबल अलाउंस कंसीडर नहीं करूँगा। पढ़ लेते हैं, ये लिखा हुआ है कि लिखा हुआ, डिडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंसेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम सैलरी। यानी कि जो लिखा हुआ है मैंने आपको उतना समझा दिया है, अब इसका रीज़न समझा रहा हूँ, समझ में आया तो अच्छा, नहीं समझ में आया तो डिस्काउंट कर देना भाई, कोई मसला नहीं है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस एजुकेशन अलाउंस का जो डिडक्शन है, इस एजुकेशन अलाउंस की जो डिडक्शन है ये कब मिलती है? जब टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम हो। क्या इसकी टैक्सेबल इनकम 1.5 मिलियन से कम है? अभी तो नजर आ रही है सर, अभी तो नजर, एम्प्लॉयर ही तो सैलरी दे रहा है, एम्प्लॉयर को भी नजर आ रही है कि 1.5 मिलियन से कम है, लेकिन क्या एम्प्लॉयर को ये पता है कि शाम में उसकी कोई और बिजनेस इनकम भी आती है? क्या एम्प्लॉयर को ये पता है कि इसकी कोई रेंटल इनकम भी आती है? और हो सकता है कि वो बिजनेस इनकम, वो रेंटल इनकम वगैरह मिला जुलू के इसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से ऊपर निकल जाए, ऐसा हो सकता है ना? ये तो एम्प्लॉयर को पता ही नहीं है। तो लॉजिकली भी यही होना चाहिए कि एम्प्लॉयर इस वाली डिडक्टेबल अलाउंस को अभी अपनी वर्किंग में कंसीडर ना करे। अगर ये साल के आखिर में वाकई में मिलना बनता होगा तो वो अपनी कैलकुलेशन में इसको अकाउंट फॉर कर लेगा, आखिर में, साल के आखिर में खुद ही कर लेगा, और जो भी ज्यादा टैक्स कट गया होगा वो रिफंड हो जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर इसको अकाउंट फॉर नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एम्प्लॉयर को इसकी बाकी इनकम का थोड़ी पता है, ये बताएगा ही नहीं तो छुपा लेगा। और अगर इसको इसका बेनिफिट अभी से दे दिया एम्प्लॉयर ने तो ये गलत हो जाएगा। क्या बात सबको समझ आ गई? बस इतना समझना काफी, इसके ऊपर से टाइम लगाऊंगा, 2 लाइन पर इतना टाइम लगा देना काफी। अच्छा, बस फिर से इसको मैं समराइज कर देता हूँ। समराइज ये कर देता हूँ इसको मैं कि जो भी डिडक्टेबल अलाउंसेस होते हैं जाहिर सी बात है टोटल इनकम से लेस होते हैं। अब जब किसी की सैलरी होगी, उसका एम्प्लॉयर टैक्स विदहोल्ड कर रहा होगा, तो उसके एम्प्लॉयर को तो नहीं पता कि उसके डिडक्टेबल अलाउंसेस भी हैं जिसका बेनिफिट देना है। तो ये एम्प्लॉय की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉयर को बताए कि मैंने ज़कात पे की है अंडर ज़कात नुशर ऑर्डिनेंस, प्लीज़ इसको कंसीडर कर लो, मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो रही है, टैक्स कम बनेगा, प्लीज़ कंसीडर कर लो, वो कर लेगा। लेकिन क्या एजुकेशन एक्सपेंसेस की डिडक्शन को कंसीडर करेगा? नहीं करेगा। बस सितंबर 2017, determine the amount of deductible allowance that resident individual can claim on account of education expenses if his taxable income for the year was 8 lakh and he paid monthly fee of rupees 6000 per child for his 3 children। आसान है, कर लो कैलकुलेट, जल्दी से कर लो, जल्दी से कैलकुलेट कर लो, ये भी कर लो और इसके बाद वाला भी कर लो, दोनों निपटा दो। 1 मिनट पहले वाले सवाल के लिए, 1 मिनट दूसरे वाले सवाल के लिए, 2 मिनट में 2 सवाल जल्दी से खड़का दो, शाबाश। अगला वाला भी कर लो। बिल्कुल आसान आसान से हैं, बिल्कुल बच्चों वाले हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्वेश्चन 2C सितंबर 2017। ठीक है भाई, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 8 लाख रुपए। लेस करना है इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस ऑन एजुकेशन एक्सपेंसेस। अच्छा भाई, इसकी होगी एक वर्किंग क्या होगी?
lower of 3. Number 1, total tuition fee paid 6,000 into 12 into 5%, बोलो 10,800। और आखिरी वाला सबसे आसान 60,000 इंटू 3, 180। दूसरा वाला 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, कैसे निकलेगा? हमने कहा 8 लाख डिवाइड बाय 1.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ऐसा ही है, या 125 मल्टीप्लाई बाय 25% कर दो। कितना? 160,000। लोअर कौन सा? क्या आता? आसान था। एक्सरसाइज देखो, जब अमाल अच्छे हो तो दो मार्क्स कैसे सवाल आते हैं। क्या? तो डिडक्टिबल अलाउंस ही तो बताया हमने, मेन वही तो चीज़ है, और किया क्या हमने? बना लो, अच्छा। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिडक्टिबल अलाउंस, ठीक हुई बात। एक्सरसाइज, कंप्यूट टोटल एंड टैक्सेबल इनकम कंसिडरिंग फॉलोइंग डेटा। एग्रीगेट इनकम फ्रॉम ऑल हेड्स ऑफ इनकम, सारे हेड्स की इनकम मिलाओ तो कितनी बनती है? एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है? 5 लाख। टोटल इनकम निकालनी हो तो कैसे निकलती है? सम ऑफ इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम प्लस एग्जेम्प्ट इनकम। तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 15 लाख। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 5 लाख को लेस कर देंगे, बचे 10। और डिडक्टिबल अलाउंस WWF पेड, ये भी डिडक्टिबल अलाउंस है, इसको भी लेस कर दोगे तो कितना बच जाएगा? 9 लाख रुपए की टैक्सेबल इनकम आ गई। क्या ये बात सब कुछ समझ आती है? क्लियर है? सही है। चलो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। टैक्स क्रेडिट्स रब कर दूं, ये रब कर रहा हूं ना, वो तो नहीं रब कर रहा हूं, ये तो कर दूं ना भाई, ये रब कर दूं। चलें जिंदगी में आगे बढ़े। टैक्स क्रेडिट्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट आर टैक्स क्रेडिट्स और सीक्वेंस ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। ये दो चीज़ें हैं अभी हम डिस्कस करेंगे, फिर हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। करें, शुरू करें। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं? क्या ये मैं आपको बता चुका हूँ मैं। डिडक्टिबल अलाउंसेस भी टैक्स पेयर का बेनिफिट होता है, टैक्स क्रेडिट्स भी टैक्स पेयर का बेनिफिट होता है। डिडक्टिबल अलाउंसेस टैक्स रेट लगने से पहले लेस होते हैं, टैक्स क्रेडिट्स टैक्स लायबिलिटी निकलने के बाद लेस होते हैं। ये भी बताया था आप सबको, सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया था। टोटल इनकम लेस एग्जेम्प्ट इनकम लेस डिडक्टिबल अलाउंसेस, ये आ गई
टैक्सेबल इनकम, इस पे रेट लगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एनटीआर वाली आ गई, उसमें से लेस होंगे क्या, और ये आएगी आपके पास। ठीक होगी बात? ये बातें हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में बना दिया, ये फॉर्मेट आपको पता है। सही है, पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ लो। टैक्स क्रेडिट, while computing the tax liability of a person, the person may be allowed, मे भी क्यों सर, मे भी क्यों? कंडीशंस होगी, फुलफिल होंगी तो अलाउ होगा, कंडीशंस हैं फुलफिल नहीं होंगी तो अलाउ नहीं होगा भाई। टू रिड्यूस सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम द ग्रॉस अमाउंट ऑफ हिज टैक्स लायबिलिटी, हमने देखा था ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस हो रहा है, ये वाली अमाउंट कहाँ से लेस हो रही है, कहाँ से लेस हो रही है, टैक्स लायबिलिटी में से, और ये कहाँ से लेस हो रही थी, टोटल इनकम में से। तो ये मेन फर्क है, टैक्स क्रेडिट टैक्स लायबिलिटी में से लेस होता है और डिडक्टिबल अलाउंस कहाँ से लेस होते हैं, टोटल इनकम में से लेस होते हैं। These reductions are termed as tax credits। वाह भाई वाह, क्या बात है। If at the time of calculating income tax payable a person has more than one type of tax credits, अगर किसी के पास एक से ज्यादा टैक्स क्रेडिट्स हैं, सारे टैक्स क्रेडिट्स हैं, तो फिर कैसे अप्लाई होंगे, तो हमने कहा फिर सर इस ऑर्डर में अप्लाई होंगे। देन दीज टैक्स क्रेडिट्स शुड शैल बी अप्लाइड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, फिर इस ऑर्डर में अप्लाई होंगे। ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है, ये ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले पे कौन सा आ रहा है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, दूसरे पे कौन सा आ रहा है, टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3। हमने कहा सर सीक्वेंस क्या है, सबसे पहला क्या है भाई, हमने कहा सर सबसे पहले है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, दूसरे पे क्या है, टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, तीसरे नंबर पे क्या है, हाँ ट्रस्ट, एनपीओ एटसेट्रा। चौथे नंबर पे क्या है, सेकेंड शेड्यूल के क्रेडिट्स, और पांचवें नंबर पे क्या है, एडवांस एंड विदहोल्डिंग टैक्सेस, इन शॉर्ट एडवांस एंड विदहोल्डिंग टैक्सेस शॉर्ट। अच्छा अब सुन लो, इस सीक्वेंस के ऊपर थोड़ी सी ज़रा बातें सुन लो। ये सीक्वेंस जैसे लिखा हुआ है, ये आपकी किताब का ऑर्डर है, सही है, लेकिन ये ऑर्डर दरअसल एक्चुअल में ठीक नहीं है, सही है। अच्छा, ऑर्डिनेंस में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन के अंदर ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन है उसमें ऑर्डर में ये नहीं है, ये नॉट इन सेक्शन, तो ऑर्डर में ये है, ये है, ये है और फिर ये है, सही है, 1 2 3 4। सेकेंड शेड्यूल के क्रेडिट्स ऑर्डर में नहीं लिखा, जो सेक्शंस में ऑर्डर दिया हुआ है उसमें नहीं लिखे हुए। अच्छा आता हूं इस पे, इन चार को देखते हैं। एफटीसी टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10, ट्रस्ट, एनपीओ, क्वार्टरली एडवांस टैक्स। टैक्स क्रेडिट मैंने आपको बताया टैक्स बेनिफिट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट को बोलते हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या क्वार्टरली एडवांस टैक्स इज दिस अ बेनिफिट? इज दिस अ बेनिफिट? ये बेनिफिट नहीं है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है कि पीआरसी के अंदर, पीआरसी के पेपर के पढ़ते हुए केएनएस ने आपको बोला कैफ के सब्जेक्ट की फीस 3 सब्जेक्ट की तो 50,000 रुपये, आप 10,000 रुपये अभी से दे दो एडवांस में। आपने 10,000 रुपये भी दे दिए। आप जब कैफ में गए तो केएनएस ने कहा कि भाई वैसे तो फीस 50,000 है, लेकिन चूंकि आप हमारे चहीते स्टूडेंट हो इसलिए हम आपको 10,000 रुपये का बेनिफिट दे रहे हैं, आप सिर्फ 40,000 रुपये दे दो। अब बोलोगे भाई क्या बातें कर रहे हो, आपने हमसे पीआरसी में पैसे ले लिए हुए हैं 10,000 रुपये, चहीते स्टूडेंट।
ऐसी टोपी ड्रामे आप हमें नहीं कराओ, पैसे आपने एडवांस में पहले ले लिए हैं हमसे, वो एडवांस में जो आपने पैसे लिए हैं बेसिकली आप वो लेस कर रहे हो, आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो हमको। तो क्या पैसे अगर कोई एडवांस में दे दिए जाएं और बाद में उसका बेनिफिट मिल रहा हो तो क्या रियल में ये कोई बेनिफिट हुआ? दिस इज नॉट अ बेनिफिट। तो हमने कहा कि सर ये क्वार्टरली एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स तो वो है जो टैक्सेस हमने पहले से दे दिए हुए हैं, वो साल के आखिर में लेस हो रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली नॉट अ बेनिफिट। तो बेनिफिट तो दरअसल ये नहीं हुआ। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्या हम इसको देख के बोल सकते हैं कि भाई आप किस लाइन में आ गए, गलत लाइन में आ गए, ठीक है आप गलत लाइन में आ गए, आप टैक्स क्रेडिट की लाइन के अंदर गलती से आ गए, लॉ में लिख दिया इसलिए आप आ गए, वरना आपको टैक्स क्रेडिट दरअसल है नहीं। आप माइंड ना करें, आप माइंड करें तो 2 रोटी ज़्यादा खाएं, लेकिन आप टैक्स क्रेडिट है नहीं। तो ये रोने लगा, हमने कहा ठीक है आप रोते रहो। बचे कितने? 1 2 3। अच्छा, फिर हमने देखा ये सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट सेक्शन में लिखे हुए तो नहीं है, लेकिन है तो सही। सेकंड शेड्यूल के अंदर भी टैक्स क्रेडिट्स गिवन है, बताए हुए हैं, तो सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट्स भी मिलेंगे तो सही। भले सेक्शन में नहीं लिखे हुए तो क्या हुआ, मिलेंगे तो सही। बेनिफिट लॉ में लिखा हुआ है, शेड्यूल में लिखा हुआ है, मिलेगा तो सही। अब सर सीक्वेंस सेक्शन के सीक्वेंस में तो नहीं है, अब इसको हम कहाँ प्लेस करें? इसको हम 2 जगह प्लेस कर सकते हैं। या तो हम इसको टॉप पे प्लेस कर सकते हैं, या हम इसको तीसरे के बाद प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये तो दरअसल टैक्स क्रेडिट है ही नहीं ना। तो या तो सेकंड शेड्यूल वाले टैक्स क्रेडिट को एफटीसी से पहले ले जाओ, या इसके बाद ले जाओ, ठीक है। अब हम क्या करें? तो असल में इसका सीक्वेंस है टॉप पे, असल में, क्योंकि एफबीआर के ब्रोशर में, एफबीआर ब्रोशर भी एक डॉक्यूमेंट होता है जो एफबीआर की गाइडलाइंस अपने डिपार्टमेंट के लिए वो इश्यू करता है। तो एफबीआर का जो ब्रोशर होता है, डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के लिए भी, टैक्स पेयर की गाइडलाइंस के लिए भी एफबीआर अपना ब्रोशर इशू करता है, गाइडलाइंस इशू करता है, गाइडेंस इशू करता है। उस एफबीआर ब्रोशर में ये कहाँ पर प्लेस किया हुआ है? टॉप पे। एग्जाम्पल भी गिवन है उस ब्रोशर के अंदर, और उस ब्रोशर के हिसाब से सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट्स कहाँ पे प्लेस होने चाहिए? टॉप पे। तो आप काफ़ी सारी किताबें देखोगे जिसमें ये टॉप पर प्लेस्ड है, और ठीक भी यही है, ठीक भी टॉप पे होना चाहिए। इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर मैंने डाल के कैलकुलेट करके भी चेक किया है, ये टॉप के ऊपर ही इसकी कैलकुलेशन ठीक बनती है, बॉटम पे ठीक नहीं बनती। ठीक भी यही है, सही है वही बात। अच्छा, लेकिन आपकी बुक में सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट्स बॉटम पे मेंशन्ड है, सवाल भी किए हुए हैं, तो भी इसकी कैलकुलेशन को आखिर में लेस किया है। कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप शुरू में लेस करो या आखिर में लेस करो। हाँ, नंबर्स पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, अदरवाइज मोड में, फॉर्मूला लगाने में कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी कैलकुलेशन आउट होगी बस, मेथोडोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके बुक में इसको एंड में लिखा हुआ है, और जो सजेस्टेड सॉल्यूशंस है ना, उसमें भी काफ़ी सारों में ये एंड में ही कैलकुलेटेड है, एक आध के अंदर ये टॉप पे भी कैलकुलेटेड है। तो अब हम क्या करें? क्या हम इसको टॉप पे रखें या इसको बॉटम पे रखें? तो आप टॉप पे भी इसको रख सकते हैं, और आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में ये बॉटम के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये भी लेटेस्ट वाली आ चुकी है, लेटेस्ट वाली में भी मैं देख लूँगा कि कहाँ है, उसमें उन्होंने प्लेस किया है, लेकिन ये बॉटम में ही प्लेस हुआ है, सही है। तो हमने भी अपने हैंड आउट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसको क्वार्टरली एडवांस टैक्स से पहले यानी कि बॉटम में ही रखा है। और मैंने इधर नोट लिख दिया है, नोट फॉर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए नोट लिख दिया है, जो बातें मैंने अभी आपको समझाई हैं उसको मैंने नोट फॉर्म में लिख दिया है। तो अगर सवाल आता है आईकैप के अंदर और हम इस तरह से कुछ कर लेते हैं तो हम ये नोट भी लिख सकते हैं, नोट फॉर स्टूडेंट्स। Above sequence of tax credits has been reproduced या applied as per ICAP's recommended study tax page 55। अब ये लिख मत देना एग्जाम के अंदर पेज 55, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अच्छा, ये पेज 55 पुरानी यानी पिछले टैक्स ईयर वाली स्टडी टैक्स का ये पेज नंबर मुझे अपडेट करना पड़ेगा, जो भी पेज नंबर होगा इस वाली में, सही है। एज पर FBR ब्रोशर सेकेंड शेड्यूल टैक्स क्रेडिट्स यानी कि फुल टाइम टीचर अलाउंस आर प्लेस्ड या applied before foreign tax credits, and IRS portal also considers the same sequence in calculation of tax credits। ठीक है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो मैंने इधर लिख भी दी हैं ताकि आपको याद रहे। क्या ये बात समझ आ गई आपको? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता
आप चाहो तो इसको टॉप पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने एहतियातन इसको बॉटम पे रखा है ताकि ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स लूज हो जाएं। अच्छा, और इसके ऊपर सवाल आ चुका है 2 दफ़ा, सीक्वेंस के ऊपर सवाल 2 दफ़ा आ चुका है, सिर्फ सीक्वेंस पूछी गई है। एक दफ़ा आया है मार्च 2016 में और एक दफ़ा उसके बाद भी आया है 2019 वगैरह में कभी आया है ये सवाल, सही है, 19-20 के अंदर आया है। तो सीक्वेंस आपको ये पूरी सीक्वेंस याद करनी होगी। क्या ये सीक्वेंस याद करना मुश्किल है? बिल्कुल आसान है। और जब हम सारे टैक्स क्रेडिट्स पढ़ लेंगे तो आपको ख्वाबों में भी यही सीक्वेंस आ रही होगी, सही है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, ये पार्ट 10 चैप्टर 3 वाले जो टैक्स क्रेडिट्स हैं ये आपस में बहन भाई लगते हैं रिश्ते में। उसके बाद टैक्स क्रेडिट एनपीओ वाला आता है, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। सेकंड शेड्यूल के टैक्स क्रेडिट्स, फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये भी हम कैलकुलेट करेंगे। सीक्वेंस के ऊपर ये जो बातें मैंने आपको बतानी थी, बस यही बातें थी। इस पर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। अब हम इसके ऊपर एक एक करके इसको समझना शुरू करेंगे। क्या चीज़? कैलकुलेट नहीं करता मतलब? हमें पता है ना कि ये बेनिफिट नहीं है, नहीं, देखो उस तरह से बेनिफिट नहीं है, टैक्स पेयर का रियल बेनिफिट नहीं है, लेकिन पहले से ले लिया है तो आखिर में जब वो टैक्स पे करने जाएगा तो उसको उसका रिलीफ मिल जाएगा। हकीकत में तो बेनिफिट नहीं है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसको पहले से पे की हुई अमाउंट का रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, आप इसको बॉटम पे भी रख सकते हैं, टॉप पे भी रख सकते हैं। अगर बॉटम पे रखें तो ये नोट लिख दीजिएगा, पेज नंबर हटाकर, सही है। ज़्यादातर चूंकि आपकी एग्जाम की क्वेश्चन बैंक में भी इसको बॉटम पे रख के सवाल को सॉल्व किया गया है, बुक में भी ये बॉटम पे ही रखा गया है, और सजेस्टेड सोल्यूशन में भी काफ़ी सारे सजेस्टेड सोल्यूशन में ये बॉटम पे ही है, एक आध को छोड़ के। तो फिर इसको मैंने बॉटम पर ही रखा है ताकि आप लोगों के मार्क्स लूज ना हो, सही है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग अपनी मर्जी के मालिक है, कौन से सारे काम मुझसे पूछ के करते हैं, टैक्स के सारे काम, सही बात है। अच्छा भाई, अगले पेज पे आ जाओ। पहला टैक्स क्रेडिट पढ़ना शुरू कर रहे हैं हम, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जिसकी हमने काफ़ी बातें सुनी, चर्चा सुना। अब आ जाओ उसको देख भी लेते हैं, उसका दीदार भी कर लेते हैं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट, ये सीक्वेंस मिटा दो सारी। कहाँ लिखा भाई, क्या लिखा हुआ? हाँ, इसको बाद में पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। ये चलो पढ़ ही लेते हैं, पहले भी तो हमने पढ़ाई है। एनी सच अमाउंट विच इज टैक्सेबल एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, ऐसी कोई अमाउंट जो एफटीआर में आ रही है या सेपरेट ब्लॉक में आ रही है उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, सही है। ये बात हमने जब फीचर्स लिखे थे तो हमने ये बातें लिखी थी, बस ये लिखी हुई। आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये सब चीज़ें तो तुम्हारे ख्वाबों ख्यालों में भी बस जाएंगी है इंशाल्लाह। आ जाओ, पहला फॉरेन टैक्स क्रेडिट, रब कर दूं सब कुछ, वेरी इंटरेस्टिंग टैक्स क्रेडिट। अच्छा भाई, अच्छा, इसकी कहाँ लेगा भाई, इसकी जो पिछले जो 50-100 पिक्चर होंगी ना उसके अंदर ये मिलेगी तुझे पिक्चर ये वाली इसकी। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे आपको बहुत सारे पास पेपर के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे ही नहीं। क्या वजह उसकी? इंपॉर्टेंट नहीं है ये चैप्टर। ये एक जवाब हो सकता है ये कि सर चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी गुड। टैक्स क्रेडिट्स बड़े क्वेश्चन में 19-20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये मर्ज होके मिलकर आते हैं, ये अलग से नहीं आते। देखो, एग्जामिनर जब आपको 20 मार्क्स का सवाल देता है ना, वो उस 20 मार्क्स के सवाल में परख लेता है आपको। उसमें सैलरी इनकम भी आएगा, उसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आएगा, उसमें कैपिटल गेन भी आएगा, उसमें टैक्स क्रेडिट्स भी आएंगे, उसमें डिडक्टिबल अलाउंस भी आएगा। जब एग्जामिनर एक सवाल के अंदर आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर सकता है तो उसको पागल को क्या पड़ी है कि वो टैक्स क्रेडिट का 5 मार्क्स का अलग से सवाल बना के तुमसे पूछेगा। बात समझ आ रही है? वो तो सबकी मिला के कुश्ती करा देगा, बोलेगा करो कैलकुलेट, सब आ गया, करो कैलकुलेट। बात समझ आ रही है? तो हमको अगर हर चीज़ ठीक से समझ आएगी तो फिर जब सब मर्ज होके आएगा तो हम उसको ठीक से कैलकुलेट कर भी पाएंगे। क्या बात समझ आ रही है? और आप देखेंगे कि कितनी तबीयत से सारे टैक्स क्रेडिट्स मिल कर आएंगे। सारे हेड्स ऑफ इनकम, कैपिटल गेन, शेयर्स भी बिक रहे होंगे, प्रॉपर्टी बिक रही होगी, सैलरी भी आ रही होगी, रेंट भी आ रहा होगा,
इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, डिविडेंड भी आ रहा होगा, सबकी मिला के कैसे कैलकुलेट, फिर टैक्स क्रेडिट भी आ रहे होंगे, ओह वो वाले सवाल करने में मजा आएगा ना। अभी तो छोटे छोटे से सवाल आते हैं। तो ये वाली सारी चीजें देखो, इसमें ये एक बेनिफिट भी है, मैं बच्चों को कहता हूँ, आपने ये पढ़ लिया ना टॉपिक, आगे इतने सारे सवाल आएंगे कि ये टॉपिक बार बार रिवाइज हो रहा होगा, इसकी कैलकुलेशन बार बार रिवाइज हो रही होगी, तो आप चाहोगे भी तो नहीं भूल पाओगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन इसको याद भी करना है, ऐसा नहीं है कि सर हमने प्रैक्टिस कर लिया हमको लिमिट्स याद हो गई नहीं, ऐसे भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो लिमिट्स आपको याद हो जाएंगी, लेकिन बैठ के वो जो प्रॉपरली थ्योरी को भी याद किया जाता है ना, वो भी याद करो, क्योंकि आप लोगों की अंग्रेजी बहुत बेकार है, बहुत पैथेटिक अंग्रेजी है आप लोगों की, आप लोगों को खुद नहीं पता आप लोगों की अंग्रेजी कितनी बेकार है, ठीक है, बहुत बेकार अंग्रेजी आप लोगों की, और ये पढ़ के लिख के अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह, अभी नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो अभी जो तुम लिख रहे हो ना वो बहुत कचरा लिख रहे हो, तो जब तुम याद करके लिखोगे ना, तो देखो याद, एक दफ़ा जो चीज़ याद हो गई ना, अब वो दिमाग के अंदर वो सेंटेंसेस बैठ जाएंगे, वो स्ट्रक्चर, वो रिदम, वो वर्डिंग्स, वो लॉ की वर्डिंग्स बैठ जाएंगी। अब तुम अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करोगे ना, तो वो याद की हुई चीज़ आ रही होगी, वो याद की हुई चीज़ आ रही होगी, लिखने में सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा होगा। बात समझ आ रही है? ये चीज़ ज़रूर कर लो, ऐसा नहीं है कि ये तुम सिर्फ रीडिंग करके जहन में रख लोगे और तुमको याद हो जाएगा, नहीं, इसको याद करो। जैसे शॉर्ट टर्म फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, तो अब उसको मैं अगर होऊंगा तुम्हारी जगह तो मैं हैंड आउट लेके उसको याद करूंगा। शॉर्ट टर्म फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इज एग्जेम्प्ट, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इज एग्जेम्प्ट, इस तरह से करके मैं याद करूंगा उसको, पहले मैं पूरा याद कर लूँगा, फिर मैं उसको सवालों में अप्लाई करूँगा। तो अब जब मैं याद कर लूँगा ना, तो अप्लाई अच्छे से कर सकूँगा। क्या ये बात समझ आ रही है? और मैं बार बार एक ही बात कहूँगा, ये चीज़ें तो आसान हैं, आगे कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जो बहुत बोरिंग भी होंगी, प्योर थ्योरी भी होगी, जिसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं होगी, कोई समझाने के लिए मैं आपको बहुत समझा भी नहीं पाऊँगा, सही है वो, लेकिन आपको फिर भी याद करना होगा। मिसाल के तौर पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टैक्स सिस्टम, वो बहुत आसान है। पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत आसान है। अब मैं समझा भी दिया मैंने आपको, लेकिन फिर भी वो याद आपको करना है। वो ऐसी चीज़ है कि आप खुद भी रीड करते तो आपको समझ आया था, इतनी कोई रॉकेट साइंस चीज़ है ही नहीं वो। या ऐसे टॉपिक्स हैं, इधर बेटा इधर, या ऐसे टॉपिक्स हैं कि कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा, वेल्थ स्टेटमेंट के क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, अपील फाइल करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिन में फाइल होगी, कितने दिन का स्टे मिलेगा, ये होगा वो होगा। अब ये सब चीज़ें क्या कहें, ये याद ही करनी है ना, इसमें क्या समझा दूंगा, कितना समझा दूंगा। तो वो याद, बच्चे बोलते नहीं सर वो याद नहीं हो रहा। अरे भाई याद कैसे नहीं हो रहा भाई, कोई ज़हनी माजूर हो आप लोग, याद नहीं हो रहा? अल्लाह पाक ने दिमाग दिया है, जहन दिया है, सीए के अंदर आ गए हो, सीए पास करने का इरादा रख रहे हो, हैं वालदैन को तुम लारे लपे दे रहे हो हम सीए पास कर लेंगे, वो याद तुमसे हो नहीं रहा, तो तुम किधर आ गए हो भाई, अब गलत लाइन में आ गए हो। फिर याद नहीं हो रहा तो सीए में कैसे आ गए हो भाई तुम? बात समझ आ रही है? अल्लाह ने दिमाग दिया है, अब वो दिमाग आपका दूसरी चीज़ों में लग रहा है, तफरी तमाशों में लग रहा है, सेल फ़ोन इस्तेमाल करने में लग रहा है, दोस्त के साथ बातें करने में लग रहा है, घूमने फिरने में, तफरी तमाशे करने में लग रहा है। तो अब याद करने में नहीं लग रहा, मूवीज़ देखने में लग रहा है, गाने सुनने में लग रहा है। जब तुम ये हरकतें करोगे ना तो कुछ भी याद नहीं होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, देखो ये शैतान के वार है। तुम एक गाना सुनोगे ना, तुम एक सॉन्ग सुनो, उसके बाद तुमने जो याद किया हुआ होगा ना वो तुम्हारे दिमाग से कितना निकल जाएगा तुम खुद देख लेना। तुम एक मूवी देखो, उस मूवी देखने के बाद तुम खुद देख लेना कि जो तुमने याद किया हुआ होगा ना वो तुम्हारे दिमाग से कितना फेड अप हो जाएगा। ये सारी शैतानी चीज़ें आपको इतना इनग्रॉस कर देंगी। एक अच्छा गाना आप सुन रहे होगे, आप गुनगुना रहे होगे। अब आपने कभी नोट किया, कोई सॉन्ग अगर आपको अच्छा लगे, आपने सुन लिया, उसके बाद आप वो गुनगुनाते रहते हो, आपके दिमाग के ऊपर उसका असर रहता है। शैतानी चीज़ है ना ये, इसने सारा फोकस आपका ख़राब कर दिया, सारा कंसंट्रेशन आपका ख़राब कर दिया। अब सोचो तो सही, कैसी चीज़ है, नमाज में भी वो गाना आ रहा हो दिमाग में, कैसी नमाज होगी वो फिर? हाँ, मूवी देखी और नमाज के अंदर भी वो मूवी घूम रही दिमाग के अंदर, कैसी नमाज होगी वो फिर? वो मुंह पे रख के मारी नहीं जाएगी नमाज। तो फिर जो दुनिया के अंदर भी आप चीज़ें याद करोगे, अपने कोर्स का याद करोगे, तो वो किधर से दिमाग में रिटेन रहेगा? वो नहीं रहेगा मेरे बच्चों, नहीं रहेगा। सही है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। फिर आप बोलते हो याद नहीं होता, भाई याद कैसे होगा? आपको याद खुद करना ही नहीं है। ये सब चीज़ों के लिए टाइम मिलेगा सीए के बाद।
इसका ये मतलब नहीं है सर सीए के बाद सर ने बोला था फिर मूवी देख लेना, नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर मूवीज देखने और गाने सुनने की आदत ही निकल चुकी होगी, तो सीए के बाद भी ये चीजें तुम नहीं करोगे। बात समझ आ रही है? तो अभी ये सोच लो कि 5.5 साल के लिए इन चीजों से जितना दूर रह सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, ठीक है, लेकिन कोशिश करो दूर रहो, जितना बच सकते हो बचो। आप अपनी सेलफोन की एप्स पे टाइमर लगा दो, टाइमर लगा दो, सब लोग लगा दो, आज जाके लगा दो। मैं कल पूछूंगा कितने लोगों ने लगाया, हाथ रेस करो कितने लोगों ने अपनी एप्स पे टाइमर लगाया, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर 15 मिनट का टाइमर लगा दो, यूट्यूब के ऊपर 15 मिनट का लगा दो, अच्छा, फेसबुक के ऊपर 15 मिनट का लगा दो, अच्छा, क्रिक इन्फो पे 15 मिनट का लगा दो, क्रिक इन्फो पे आधे घंटे का लगा दो, चलो वर्ल्ड कप जब तक चल रहा है आधे घंटे का लगा दो, सही है। यानी कि कोशिश करो, अगर आज आप ये कोशिश करो, आपका अगर स्क्रीन टाइम 4 घंटे आ रहा है ना, आप 3 घंटे पर रिस्ट्रिक्ट करो, फिर क्या करो, फिर 2 घंटे पे ले आओ, फिर क्या करो, कोशिश करो 1 घंटे पे ले आओ। यानी अपनी एप्स का टाइम आप ऐसे करो 1 घंटे, 1 घंटे के ऊपर ले आओ। यार देखो ये चीजें आपका टाइम किल कर देंगी, आपको नहीं पता लगेगा, आपको नहीं पता लगेगा ये शैतानी चीजें हैं। आप फेसबुक स्टार्ट करोगे और आप फेसबुक स्टार्ट करोगे 1 घंटा कहाँ निकल जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। आप एक वीडियो देखोगे उसके बाद वो 100 वीडियोस वैसे ही आपको सजेस्ट करेगा, यकीन करो। ये एआई, इसके पीछे एआई लगा हुआ है पूरा। आपको अगर एसी सर्च करना है, आपने एक एसी की ऐड देखी ना, आपने थोड़ी देर रुक के देख लिया, मिसाल के तौर पर मुझे एसी परचेज करना है, अब जो एसी के रेट्स आ रहे होंगे मैं रुक के देखूंगा ना, यार एसी यार ये कितने का मिल रहा है, हायर कितने का मिल रहा है, डॉलर्स कितने का मिल रहा है। मैंने 2 मिनट सिर्फ रुका मैं उसके रेट्स देखने के लिए, उसके बाद जब मैं ऊपर करूंगा ना एसी आ रहे होंगे, कोई नहीं आती, ठीक है। तो बात समझ आ गई आपको? तो ऐसे कोई भी अगर आप वीडियो भी देखोगे ना, आपको वही चीज दिखाता रहेगा। तो ये सारे के सारे शैतानी चाल हैं। अभी आपके पास इनमें फंसने का कोई टाइम नहीं। जो फंसेगा वो गया, जो बच गया वो आगे बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। देखो ये सीए का प्रोफेशन है कातिल प्रोफेशन, कातिल। इसमें तुम देखोगे तुम्हारे साथ वाले दोस्त सीए इंटर पास कर लेंगे, अल्लाह ना करे, और जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा ना वो ग्रुप ए के अंदर ही फंसा हुआ रह जाएगा, और ग्रुप ए में फंस के फिर बाहर हो जाएगा। उसी के साथ वाला बच्चा, उसी के साथ पढ़ने वाला बच्चा जो हो सकता है जिसकी इंटर में उससे 1-2% कम हो, इंटर में 1-2% कम हो, उसकी 10-20% भी कम हो, लेकिन वो सीए में आगे हो गया डैम सीरियस, उसने ले लिया हल्का। वो जो सीरियस होगा बच्चा है ना, वो 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट के बाद सीए इंटर पास कर लेगा, और ये इसी जोम में कि मेरी तो इंटर में ये परसेंटेज थी, वो भाई मैं तो तोप बच्चा था, भाई तू था, अब जा। पास नहीं होगा सीए का पेपर, सीए का पेपर रहम दिली पे पास नहीं होता। 5 अटेम्प्ट हो गए सर, इस दफ़ा तो एग्जामिनर रहम दिली दिखा के 6ठे अटेम्प्ट में पास कर ही देगा, नहीं होगा भाई। ये पेपर रहम दिली पे पास होता ही नहीं है, पेपर सिर्फ मेरिट पे पास होता है, सिर्फ मेरिट पे पास होता है, सिर्फ मेरिट पे पास होता है। सारी बकवासात हैं, सारी बकवासात हैं। सर मैंने तो इतना अच्छा पेपर किया था फिर ही पास नहीं हुआ, सारी बकवास है। ये सारी बकवास कभी मुझे तो सुनाना ही मत तुम, ये अपने वालिदैन को टोपियाँ कराना मुझे मत सुनाना। हमने तो पेपर बहुत अच्छा किया था, बस ये भाई अगर तेरी शक्ल डली हुई होती ना उसके ऊपर, तो हो सकता है वो तुम्हारी शक्ल देख के तासुब करके फेल कर देता। बच्चा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, बड़ा मनूस लग रहा है, इसने बहुत मूवीज देखी हैं, इसको फेल कर दो। शक्ल तो तुम्हारी जाती नहीं है ना, तुम्हारा नाम जाता है। जब तुम्हारी शक्ल नहीं जाती, तुम्हारा नाम नहीं आता, तो उसको कैसे पता इसको फेल करना है? इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, इतना रिलायबल सिस्टम आपको शायद ही पाकिस्तान में कहीं और मिल सके। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम, मतलब हाईली क्रेडिबल चेकिंग मैकेनिज्म, हाईली क्रेडिबल। जो बच्चा फेल होता है ही डिजर्व्स टू बी फेल। एक दफ़ा भी चेक नहीं होता, मल्टीपल टाइम्स चेक होता है पेपर, मल्टीपल टाइम्स पेपर चेक होता है, पता है। तो ये तुम मेहनत करोगे तो ये निकलेगा पेपर, ऐसे नहीं निकलेगा। और ये मेहनत तुम्हें आज से करना पड़ेगी, ये बाद में ना लेट हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। फॉरेन टैक्स क्रेडिट,
अच्छा, ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट हमने पता था, मैंने आपको बताया भी था कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्यों मिलता है, डबल टैक्सेशन की वजह से। वेरी गुड। ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा? हमने कहा सर एफएसआई के बारे में मुझे बताओ, एफएसआई क्या होती है? हमने कहा फॉरेन सोर्स इनकम। अच्छा, एफएसआई उर्दू में ट्रांसलेट करें सर, वो इनकम जो हमने बाहर कमाई, ऐसा ही है? ये इसका बहुत ही लूजली, इसकी बहुत लूज ट्रांसलेशन है, इसकी बहुत लूज ट्रांसलेशन है कि वो इनकम जो हमने बाहर कमाई। लेकिन चूंकि अभी आप इतने बड़े हुए नहीं हो कि हम आपको इसकी टेक्निकल ट्रांसलेशन बताएं, तो इसी लूज ट्रांसलेशन पे हम काम चलाएंगे। वरना ये पीएसआई और एफएसआई ये बहुत खतरनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये पता लगाना कि ये पीएसआई है या एफएसआई है, इसमें आप परेशान हो जाओगे कि पीएसआई है कि एफएसआई है। इसके क्राइटेरिया भी बड़े स्ट्रिक्ट हैं आगे जाके आईएफओएस वगैरह के लिए, जो कि आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। एफएसआई आईएफओएस में कैसे निकलेगी? आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, सीजी में नहीं है, रेंटल इनकम में भी नहीं है, ये नहीं है। सैलरी के अंदर है, सैलरी आसान है, सब फाइनल के अंदर आएगा। ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम उसका सेक्शन है पूरा अलग से, ठीक है, ये आएगा। तो अभी के लिए मैं बिल्कुल इसको सिंपल बताता हूँ आपको, ताकि आप बिल्कुल इसको पिक कर लो फौरन से। फॉरेन सोर्स इनकम जो हमने बाहर की इनकम है, जो हमारी हमने बाहर कमाई। पीएसआई पाकिस्तान सोर्स इनकम है, जो हमने पाकिस्तान में कमाई। अभी का ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा भाई, तो फॉरेन सोर्स इनकम रेजिडेंट की पाकिस्तान में टैक्सेबल होती है नहीं होती है? होती है। रेजिडेंट इज टैक्सेबल फॉर वर्ल्ड ओवर इनकम। नॉन रेजिडेंट की टैक्स होती है? नहीं होती। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में टैक्स हो ही नहीं सकती? फॉरेन सोर्स इनकम यार, तो फॉरेन सोर्स इनकम जब पाकिस्तान में टैक्स ही नहीं होगी तो क्या डबल टैक्सेशन का चांस है? नॉन रेजिडेंट की एफएसआई, गौर से सुनो, नॉन रेजिडेंट की एफएसआई के बारे में तो हम सवाल ही, इसका मतलब अगर नॉन रेजिडेंट की कोई फॉरेन सोर्स इनकम है तो क्या उस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? वो डबल टैक्स ही नहीं हुई। फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा ही तब जब क्या हो रही होगी? डबल टैक्सेशन। फिर से, फॉरेन टैक्स क्रेडिट तो मिलेगा ही कब? जब क्या हो रही होगी? डबल टैक्सेशन। लेकिन सर अगर फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्सेशन से ही बच गई, डबल टैक्सेशन हुई नहीं, तो क्या ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं। तो पहली एग्जांपल मैंने आपको दी, नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम, क्या वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिले उसको, जरूरत नहीं है। अच्छा, रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम होगी, लेकिन अगर टैक्स ट्रीटी है तो फिर नहीं होगी। अगर टैक्स ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि ये नहीं होगी डबल टैक्स, तो फिर वो डबल टैक्स नहीं होगी। इसका मतलब कि सर अगर कोई इनकम टैक्स ट्रीटी की वजह से पाकिस्तान में टैक्सेशन से बच गई है, तो क्या उस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? जब टैक्स ही नहीं हुई तो कहां से मिलेगा? टैक्स ट्रीटी ने बचा लिया ना, उसको बचा के लेके चली गई। अच्छा, अगर टैक्स ट्रीटी ने नहीं बचाया, वेरी गुड, तो हम फिर फॉरेन सोर्स इनकम की स्पेशल एग्जेम्पशंस को देखेंगे। स्पेशल एग्जेम्पशंस को देखेंगे। क्या फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में आ रही है? हाँ आ रही है, बच गई। क्या रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट में आ रही है? हाँ आ रही है, बच गई। क्या फॉरेन सोर्स सैलरी आ रही है? लेकिन सैलरी में तो हमने देखा था कि वो तो कभी डबल टैक्स वैसे भी हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा सर अगर कोई इनकम डबल टैक्सेशन से बची गई है, चाहे वो नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम हो जिसको हम हाथ भी नहीं लगा सकते, चाहे रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम हो और टैक्स ट्रीटी हो, तो अभी हम उसको हाथ नहीं लगा सकते, या स्पेशल एग्जेम्पशन हो तो भी वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं होगी। इसका मतलब जब फॉरेन सोर्स इनकम डबल टैक्स ही नहीं होगी तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी, हाँ, लेकिन अगर कोई फॉरेन सोर्स इनकम ऐसी है जो दूसरी कंट्री में भी टैक्स हो गई है और पाकिस्तान में भी उस पर टैक्स लग रहा है, कोई टैक्स ट्रीटी नहीं है, कोई स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं है, तो क्या डबल टैक्स हो जाएगी? हो जाएगी। सर उसको जिस कंट्री के अंदर उसने वो इनकम कमाई होगी फॉरेन सोर्स इनकम, वहां भी टैक्स लग जाएगा और पाकिस्तान के अंदर भी एक टैक्स लग जाएगा, पाकिस्तान के अंदर का टैक्स भी लग जाएगा। दो थप्पड़ पड़ गए बेचारे को, एक फॉरेन कंट्री में भी और हमने पाकिस्तान में भी उसको टैक्स की चपत लगा दी। अब सर पाकिस्तान में जो टैक्स की चपत लग गई तो हमने कहा
बेचारे के साथ ज़रा ज़्यादती का मामला हो गया, इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा नरमी और शफकत का हाथ भी रखेंगे। इसको ज़ख़म हमने लगाया है तो मरहम भी हम लगाएंगे। उस मरहम को क्या कहते हैं? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और पढ़ लेते हैं इसको, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल रिलीफ। यूनिलैटरल रिलीफ मतलब कि हम दे रहे हैं तो वन साइडेड रिलीफ हो गया, हमारी तरफ से दिया गया रिलीफ हो गया। क्रॉस दोनों तरफ से टैक्सेशन हो गई, उसके बाद फिर हमने एक यूनिलैटरल रिलीफ दे दिया उसको, या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन रिलीफ भी कहते हैं इसको। आओ पढ़ते हैं। फॉरेन सोर्स इनकम किस पर मिल रहा होगा? ये फॉरेन सोर्स इनकम पर। कौन सी फॉरेन सोर्स इनकम? डिराइव्ड बाय अ रेजिडेंट। तो हमने कहा फॉरेन सोर्स इनकम डिराइव्ड बाय अ रेजिडेंट इज नॉर्मली एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान। आम तौर पर ये पाकिस्तान में क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। कैसे एग्जेम्प्ट होती है? अंडर या तो टैक्स ट्रीटी लग जाती है, या और इधर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, या रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। सैलरी का जिक्र क्यों नहीं किया? सैलरी तो कभी जिंदगी में डबल टैक्स हो ही नहीं सकती। However, लेकिन if such income is taxable in पाकिस्तान, लेकिन अगर तो ये हर हरबे से बच गई, हर एग्जेम्पशन से बच गई और टैक्स के चुंगल में फंस गई, if such income is taxable in पाकिस्तान, despite the fact, इस फैक्ट के बावजूद that the taxpayer has already paid income tax in the foreign country, कि उसने फॉरेन कंट्री में भी इनकम टैक्स पे कर दिया है और फिर यहाँ भी वो टैक्स के चुंगल में फंस गई, देन उसके बाद क्या होगा भाई? द रेजिडेंट टैक्स पेयर शेल बी अलाउड तो हमने कहा फिर उस रेजिडेंट टैक्स पेयर को हम एक रिलीफ देंगे जिसका नाम क्या है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। शेल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन इनकम टैक्स। और ये टैक्स क्रेडिट किस पे मिलेगा? ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा उस फॉरेन इनकम टैक्स की वजह से, या उस फॉरेन इनकम टैक्स पे जो उसने फॉरेन कंट्री में पे कर दिया है। ये बात समझ आती सबको? पेड बाय हिम एज लोअर ऑफ, उसके बाद उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट को भी हम कैलकुलेशन देखेंगे बोर्ड पे। ब्रैकेट के अंदर नीचे देखो एक NB करके एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, NB वाला ब्रैकेट सबको नजर आ गया? NB का मतलब होता है नोट अ बेनी। नोट अ बेनी इसका मतलब ये होता है पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है? NB फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉरेन सोर्स सैलरी अर्नड बाय अ रेजिडेंट पर्सन। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। फॉरेन टैक्स क्रेडिट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फॉरेन सोर्स सैलरी अर्नड बाय अ रेजिडेंट पर्सन एज द सेम इज एग्जेम्प्ट इन पाकिस्तान इफ द टैक्स ऑन दैट सैलरी इज पेड इन द फॉरेन कंट्री। बात सबको याद आती है? शुक्र। अच्छा भाई, B और C बाद में पढ़ लेते हैं। आओ अब इसकी जरा हम कैलकुलेशन देखते हैं। अच्छा ये रख पढ़ दो, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अच्छा इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, पेज नंबर 6 पर 6 है ना आपके पास? एंड में आ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। मिस्टर एज इनकम फॉर टैक्स ईयर, ठीक है 2021 लिखा हुआ है, आप समझो 2024 लिखा हुआ है, ठीक है? इसको काट के 2024 कर दो। अच्छा भाई, हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। टैक्सेबल पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी आ रही है मिस्टर ए की? तो हमने कहा सर पहले जरा हम हेडिंग शेडिंग डाल लेते हैं। मिस्टर ए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, और टैक्स ईयर लिख दो, ठीक है? ये 21 लिखा हुआ है, हमने कहा इसको टैक्स ईयर 24 कर दो। आपका टैक्स ईयर 2024 है ना, आप 24 लिख लो, कोई मसला नहीं। अच्छा भाई, पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है इसकी? टैक्सेबल पाकिस्तान सोर्स इनकम कितनी है जरा देखते हैं। तो हमने कहा सर पाकिस्तान सोर्स इनकम कौन कौन सी है इसकी? सैलरी कितनी? 48 लाख। और क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है 2 लाख, ठीक है भाई?
और हमने कहा कि ये भी है, इसको कर लो, कितनी हुई है 50 लाख। और फिर हमने कहा फॉरेन सोर्स इनकम भी है इसकी, फॉरेन सोर्स में इसने बिजनेस इनकम भी कमाई है, तो वो कितनी हुई? तो फॉरेन सोर्स इनकम मिला के इसकी बन कितनी गई? कुछ भी नहीं लिखा हुआ, टैक्स ट्रीटी है, श्रीटी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको टोटल में ऐड कर देंगे और हम निकाल लेंगे क्या कोई डिडक्टेबल अलाउंस का जिक्र क्या है इधर कोई डिडक्टेबल अलाउंस का जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। अगर ये फॉरेन सोर्स इनकम पर लिखा हुआ होता कि ये टैक्स ट्रीटी के तहत एग्जेम्प्ट है, तो क्या हम इसको टैक्सेबल इनकम में डालते? नहीं डालते। या ये लिखा हुआ होता कि मिस्टर ए नॉन रेजिडेंट है, तो क्या हम इसको टैक्सेबल इनकम में डालते? हम नहीं डालते। अभी ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कि ये फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में क्या है? टैक्सेबल है, चार्जेबल टू टैक्स है, तो हमने इसको टैक्सेबल कर दिया और टैक्सेबल इनकम के अंदर हमने शामिल कर दिया। सही है। अच्छा भाई, हमने कहा कि अब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, या मैं सिर्फ हेडिंग डाल देता हूँ इतना लंबा लिखने के बजाय, टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? टैक्स रेट कौन सा डब्बा लगाएं? एनटीआर के भी 2 डब्बे हैं, कौन सा लगाएं? कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज। वेरी गुड। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सैलरीड केस है या नॉन सैलरीड केस है। याद आ रहा है सबको? नहीं आ रहा यार? बताओ यार, तुम लोग घर जाके लग रहा है कुछ भी रिवाइज ही नहीं करते हो। सैलरीड केस है या, और सैलरीड केस नॉन सैलरीड केस कैसे पता लगता है? हम ये देखते हैं कि टैक्सेबल सैलरी जितनी है और टैक्सेबल इनकम, हम इसको इससे डिवाइड करते हैं। सही है। तो हमने कहा सर आप 4.8 मिलियन को डिवाइड करें 6 मिलियन से, क्या बनता है? तो ये क्या सैलरीड केस है नॉन? हमने कहा सर 75% से ज्यादा है तो ये बन जाएगा सैलरीड केस। ठीक है। कौन सा डब्बा यूज होगा, पहला वाला दूसरा वाला? पहला वाला। तो जरा बताओ कौन से स्लैब में जाएगा? 6 नहीं सॉरी, एक मुझे दे दो। नहीं, स्लैब स्लैब स्लैब। किस में आएगा भाई? 5 में आ जाएगा। 5 में आ जाएगा। इनकम टैक्स ऑन रुपीज, इनकम टैक्स ऑन रुपीज 3.6 मिलियन कितना बनेगा? 4,35,000। और इससे ऊपर इनकम टैक्स ऑन रुपीज, इससे ऊपर कितना निकला बोलो? 2.4। 2.4 किस रेट पे लगेगा? 27.5%। कितना बना? 6,60,000। कितना बन गया? 1095,000। 1095,000। ठीक हो गई बात? ये टैक्स बन गया। अगर हमने फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान सोर्स इनकम को मिला के टैक्स निकाला तो क्या बन गया? 10
95, 10,95,000। लेकिन हमने कहा कि सर अब ये फॉरेन सोर्स इनकम को तो आपने फॉरेन कंट्री में भी टैक्स किया है, किस रेट पे? 10% पे। 10 लाख पर 1 लाख रुपए का टैक्स तो फॉरेन कंट्री में कट चुका है। क्या इस पे कोई बेनिफिट मिलेगा? हमने कहा जी मिलेगा, 2 दफ़ा टैक्स हो रहा है, फॉरेन कंट्री में भी और पाकिस्तान में भी 2 जगह टैक्स हो रहा है, इसको बेनिफिट देना पड़ेगा। उस बेनिफिट को हमने क्या कहा था? फॉरेन टैक्स क्रेडिट। तो हम लेस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। आओ अब देखते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। हैंड आउट पे आ जाओ। अब स्लैब की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और एग्जाम्पल कराऊंगा उसमें पड़ेगी। अब पैरा नंबर 2, ए का पैरा 2, shall be allowed a tax credit in respect of foreign income tax paid by him as lower of, नजर आ रहा है सबको? as lower of। तो 2 अमाउंट्स कैलकुलेट होंगी। कितनी होंगी? 2 अमाउंट्स कैलकुलेट होंगी और उन दोनों में से जो लोअर होगा उस पे टैक्स क्रेडिट उस पे मिलेगा। पहला अमाउंट क्या आसान है, चेक करो। हमने कहा सर लोअर ऑफ बिलो 2, ए फॉरेन इनकम टैक्स। फॉरेन इनकम टैक्स 1 लाख लिख लिया हमने। बी, सब गौर से देखेंगे, सारी कहानी बी में ही है। पाकिस्तान टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम एट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। अच्छा, ये हमने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकाला। कितना? 10,95। और इनकम कितनी थी? 60 लाख। 60 लाख पर टैक्स कितना निकला? 10,95। लेकिन क्या ये 10,95 कोई एक परसेंटेज अप्लाई करके आया है या मुख्तलिफ परसेंटेजेस अप्लाई करके आया है? हमने कहा सर ये मुख्तलिफ परसेंटेजेस अप्लाई करके आया है। 5वें स्लैब के अंदर हमने ये टैक्स निकाला है। इसका मतलब कि ये दूसरे स्लैब से भी गुजर के आया है, तीसरे से भी, चौथे से भी और 5वें के अंदर। इसका मतलब इसके ऊपर हर स्लैब की परसेंटेज लगी होगी। ऐसा है कि नहीं है? ये जो आपने लिखा है 36 लाख पे 4,35,000, 36 लाख पे 4,35,000, ये 36 लाख पर 4,35,000 कैसे आया? ये सारे स्लैब से गुजर के 5वें स्लैब पे आया है। इसका मतलब कि इस अमाउंट पे कोई एक टैक्स नहीं लगा, इस पे तो बहुत सारे रेट्स लगे, मुख्तलिफ रेट्स लगे। क्या ये बात समझ आ रही है? अगर किसी को बात समझ में नहीं आ रही हो तो वो कैलकुलेट भी कर सकता है। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। 6 से 12 पे 2.5%, तो 6 से 12 6 लाख पे 2.5% निकालो। फिर 12 से 24 पे 15% वो निकालो। फिर 24 से 36 पे 22.5% वो निकालो, तो 4.35 बनेगा। बन रहा है नहीं बन रहा? सबको ये बात समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? भाई मिसाल के तौर पर ये ऐसा ही हो गया। बहुत सिंपल बात है, सुनना ज़रा गौर से सुनना। बहुत बच्चों वाली मिसाल देके समझा रहा हूँ, बहुत बच्चों वाली मिसाल देके समझा रहा हूँ। हमने कहा 4 फ्लोर्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले फ्लोर के ऊपर चढ़ोगे तो उसके ऊपर आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। दूसरे फ्लोर पर चढ़ोगे तो 200, तीसरे पे तो 300, चौथे पे 400। तो सर जो चारों फ्लोर चढ़ेगा उसको कितने देने? पहले फ्लोर पे 100, दूसरे पे 200, तीसरे पे 300, चौथे पे 400। जो चारों फ्लोर चढ़ेगा उसको कितने देने पड़ेंगे? 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। ऐसा है कि नहीं है? और हमने कहा कि सर एक बंदा है वो छत से टाप के आ गया चौथे माले पे डायरेक्ट, दूसरी छत मिली हुई थी, वो डायरेक्ट चौथे माले पे टाप के आ गया। हम उससे क्या लेंगे? हम उससे लेंगे पूरे 1,000। तो चौथे माले पे पहुंच गया ना भाई। तो अब मैं उससे बोलूं भाई चौथे माले पे जाने के हो गए 1,000, और उसने बोला भाई यहाँ तो अंदर जाने के पैसे 1,000 हैं। गलत हो गया ना? ये एंट्री के पैसे 1,000 थोड़ी हैं। अब पहले माले पे जाओगे तो 100 हैं, दूसरे के 200 हैं, तीसरे के 300 हैं।
चौथे पे आओगे तो 1000 है। इसका मतलब जिसने 1000 दिए उसने 100 भी दिए, उसने फिर दूसरे माले के 200 भी दिए, यानी कि ब्लैंकेट फ्लैट रेट नहीं है, कोई फ्लैट रेट नहीं है। बात समझ आ रही है? तो यहां पर भी अगर मैं कहूं कि किसी ने अगर इतना टैक्स दिया है, उसको क्या रेट के ऊपर टैक्स पड़ा, आप बोलोगे सर ये तो मल्टीपल रेट्स लगे हुए हैं, पहली सीढ़ी पे 2.5 है, दूसरी पे 12.5 है, तीसरी पे 22.5 है, चौथी पे 27.5 है, ऐसा ही है ना? तो कोई एक परसेंटेज नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि क्या आप एक एवरेज परसेंटेज निकाल सकते हो? बहुत आसान है सर, इसको इससे डिवाइड कर दें, एवरेज परसेंटेज आ जाएगी। बोलो, तो क्या मैं एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल सकता हूं जो इस पर लगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स, एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकलता है? दिस डिवाइड बाय दिस। तो हमने कहा सर 1095 डिवाइडेड बाय 60 लाख, कितना? 18 पॉइंट, या अल्लाह, किसको भाई? भाई टैक्स कितना लगा इस पे? इस पे टैक्स कितना लगा? लग गया टैक्स। अब मैं पूछूं कि इस अमाउंट पर इतना टैक्स लगा, बताओ क्या परसेंटेज है? ये फाइनल हो गया ना, बस लॉक हो गया ना, जो भी कैलकुलेशन थी करके टैक्स निकल आया ना। दिखाई हमने कैलकुलेशन 5वें स्लैब की है, लेकिन सिर्फ 5वें स्लैब की कैलकुलेशन नहीं हुई है, इसके अंदर 4 स्लैब की कैलकुलेशन पोशीदा है। हमने एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल लिया, कितना आया? तो क्या अगर कोई मुझसे पूछे कि यार ये बताओ कि इस अमाउंट पर कितना टैक्स लगा, तो क्या मैं रफली कह सकता हूं 18.25 लगा? कह सकता हूं, कह सकता हूं। तो अब मुझसे किसी ने पूछा कि सर इसके ऊपर कितना टैक्स लगा है 10 लाख पे? आपने कहा सर हमें पता नहीं, लेकिन एक एवरेज रेट निकाल लिया हमने। कितना? इस पे कितना लगा है? इस पे भी 18.25 लगा है, इसके ऊपर भी 18.25 लगा है। हमने एक ब्लैंकेट रेट निकाल लिया 18.25, एवरेज निकाल लिया। तो अब हम रफली कह सकते हैं कि इस पे भी कितना लगा है? 18.25। तो अब दूसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है कि तुमने फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान टैक्स रेट्स के हिसाब से एवरेज रेट पे कितना टैक्स लगाया। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा सर मैंने फॉरेन सोर्स इनकम पे पाकिस्तान में एवरेज टैक्स रेट के हिसाब से, एवरेज टैक्स रेट कैसे निकाला मैंने? 1095,000 डिवाइड बाय, और फॉरेन सोर्स इनकम कितनी थी? 10 लाख थी। इस पर मैंने कितना टैक्स कैलकुलेट किया? 182,500। सही है? इसका मतलब लॉ ये कह रहा है कि मैंने फॉरेन सोर्स इनकम पर पाकिस्तान के अंदर कितना टैक्स लगाया है। फॉरेन सोर्स इनकम जो मैंने इसमें शामिल कर दी, उस पर मैंने पाकिस्तान में ऑन एवरेज कितना रेट लगाया है? 18.25%। इतना टैक्स लगाया है मैंने। तो लॉ कह रहा है कि पाकिस्तान में तुम पर हमने इतना टैक्स लगाया है, फॉरेन कंट्री में तुमने कितना टैक्स दे दिया है, तो तुमको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। लोअर ऑफ दीज टू, इसका तुम्हें बेनिफिट मिल गया। अब तुम्हें टैक्स देना कितना पड़ेगा? 995,000। तो लॉ कह रहा है कि देखो भैया, माजरत के साथ पाकिस्तान के अंदर तो टैक्स ज़्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो तुम्हारी इनकम के ऊपर एवरेज के हिसाब से कितना टैक्स लगा लिया है हमने? 182,500। लेकिन चलो तुमने दूसरे कंट्री में कितना दे दिया है? लाख। उसका तुमको हम क्या दे देते हैं? तो इन शॉर्ट हमने उसका बेनिफिट दे दिया। और इन शॉर्ट इसका मतलब क्या हुआ कि 182,500 में से इसका बेनिफिट दे दिया। ये 182,500 तो इसमें शामिल है ना,
तो 1,82,500 में से लाख का बेनिफिट दे दिया, तो हमने कितना टैक्स लगा दिया इसके ऊपर? 82,500 एवरेज के हिसाब से। क्या ये बात सबको समझ आ गई है? यानी कि अगर हमारी कंट्री में ज्यादा बनता है तो हम ये कहेंगे ठीक है ज्यादा बनता है, जितना तुमने बाहर दे दिया है उतनी तुम्हें मुआफी, बाकी का इधर दे दो। क्या बात समझ आती है? अच्छा, थोड़ा सा जरा ये सब ने कॉपी कर लिए? नहीं किया नहीं, लेकिन रुक जाओ, पहले मैं समझा देता हूँ, फिर तुम कॉपी करते रहना, मैं चले जाऊँ तभी। एक मिनट, अभी ये कॉन्सेप्ट आज कंप्लीट नहीं होगा, ये मंडे को मैं दोबारा बताऊंगा। इसमें एक दो बातें बताने की हैं जो अभी मैं बताना नहीं चाह रहा, लंबा हो जाएगा। अगर ये फॉरेन इनकम टैक्स लाख ना होता और ये 2 लाख होता, अगर ये 2 लाख होता, अगर ये 2 लाख होता तो हमने कहा फिर ये 182,500 क्या हो जाता? लोअर हो जाता। तो सोचो हमने क्या किया, अगर ये 2 लाख होता और ये 1,82,500 होता तो दोनों में लोअर कौन सा हो जाता? और हम 1,82,500 पूरा लेस कर देते। तो कोई जी अकल ये कह सकता है कि सर ये तो बेवकूफ़ी नहीं कर दी हमने, 1,82,500 रुपए का टैक्स लगाया और फिर पूरा हमने क्या कर दिया? बात समझ रहे हो? समझ आ रही है बात? फिर से सर 1,82,500 के 10 लाख रुपए आपने जब इस इनकम में शामिल किए और इस पर टैक्स निकाला तो हमने देखा कि एवरेज के हिसाब से आपने इसके ऊपर कितना टैक्स लगाया है? 1,82,500। और 1,82,500 के हिसाब से आपने टैक्स लगाया है। फॉरेन इनकम टैक्स अगर 2 लाख था, आपने 1,82,500 पूरे लेस कर दिए, तो आपने तो कुछ भी टैक्स नहीं किया। लेकिन असल में यहाँ पर हमने हाथ फिर भी कर लिया है। कैसे? क्योंकि एवरेज बोल के हमने आपका ध्यान एक्चुअल से हटा दिया। हमने एवरेज बोल के आपका ध्यान एक्चुअल से हटा दिया। एक्चुअल में ये अमाउंट कितने पे टैक्स हुआ है? लास्ट प्रीवेलिंग स्लैब पे। देखो क्या स्लैब है? 27.5। अगर ये 60 लाख ना होते और ये 50 लाख होते, अगर ये 60 लाख ना होते, ये 50 लाख होते, यानी 10 लाख अगर मैं यहां से कम कर देता तो यहाँ 24 लाख जो 27.5 पे टैक्स हो रहे हैं, फिर कितने होते? 14 लाख 27.5 पे टैक्स होते। यानी 10 लाख रुपए 27.5 पे टैक्स होने से बच जाते। यानी दर हकीकत अगर मैं एक्चुअल में देखूं तो मैंने 10 लाख पर 27.5 के हिसाब से टैक्स मारा है। इसके अंदर 270 और 270 नहीं 275 और 275 का टैक्स मार के आपको मैं कब से बेवकूफ क्या बना रहा हूं? एवरेज पे देखो, एवरेज पे देखो, एवरेज पे देखो। लॉ ने हाथ कर दिया, लॉ ने लगा दिया टैक्स एक्चुअल पे, बेनिफिट दे रहा एवरेज पे। तो एवरेज पे बेनिफिट देकर भी उसने अपनी जेब में माल कमा लिया। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यानी कि हमने 2 दफा टैक्स करके, मैंने आपको बताया था ना कि जख्म लगाया, जख्म लगा के मेरा मरहम भी लगा रहे हैं। तो इसको मैं यूं कहता हूं कि जख्म हमने लगाया तलवार से, जबकि मरहम हमने लगाई पॉलीफैक्स। तो मरहम भी अगर हम उतना ही लगा दें, 1,82,500 इसी में ऐड करके फिर 1,82 पूरा 500 निकाल लें, तो फिर हुकूमत के खजाने में क्या आया? आर यू गेटिंग दिस? So this is the concept behind this. This is the logic behind this कि बेनिफिट या टैक्स क्रेडिट मिल रहा है एवरेज रेट पर, एवरेज रेट पर। तो जिधर जिधर भी बेनिफिट देने की बात आएगी ना, वहां पर लॉ बोलेगा एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट, क्योंकि उसको पता है एवरेज तो कम होता है। बात समझ आ रही है बात? तो बस अभी इधर तक ही, अगली क्लास में इसको थोड़ा सा मैं रिपीट भी करूंगा और फिर मजीद बात भी होगी। ये एग्जाम्पल आप कॉपी कर लो। थैंक यू सो वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। जितना हमने पढ़ लिया है, टैक्स केयर, रेजिडेंशियल स्टेटस, डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स क्रेडिट, अब आप ये देखेंगे कि गाड़ी अब तेजी से आगे जाएगी। आप देखेंगे कि अब हम तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोर्स का क्वांटम कितना डेवलप होता जाएगा। अगर आपने नहीं याद किया, लिमिट्स याद नहीं करी, आप भूल जाओ। हर टैक्स क्रेडिट की एक लिमिट है। जैसे यहाँ पर एक लिमिट आ गई ना, एक लिमिट हमने पढ़ी एजुकेशन एक्सपेंसेस में, लोअर ऑफ 3 टोटल ट्यूशन फी मल्टीप्लाई बाय 5%।
25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, 60,000 into number of children. इधर एक और लिमिट आ गई, lower of 2 foreign income tax paid or Pakistan tax payable on foreign source income at average rate of tax. Pakistan tax payable on foreign source income at average rate of tax. Lower of these two. आगे हर टैक्स क्रेडिट में एक लिमिट आएगी, 3 3 4 4 3 3 4 4 तो लोअर 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 लोअर, फिर क्या होगा, आखिर में सब मिक्सअप हो जाएंगे. फिर मैं बोलूंगा भाई जरा बताओ एपीएफ की लिमिट क्या है, तो तुम चैरिटेबल डोनेशन की बता रहे होगे. चैरिटेबल डोनेशन के अंदर तुम एजुकेशन एक्सपेंसेस की जिधर 50% टैक्सेबल इनकम है उधर 25% टैक्सेबल इनकम लिख दोगे, एक जगह 5% है तो सब मिक्सअप कर दोगे तुम लोग. ठीक है, तो अगर याद करते हुए नहीं चलोगे तो सब मिक्सअप हो जाएगा, सब मिक्सअप. ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.